Hello class, today we are going to see the concept called working capital. Okay, इसके पहले हमने फिक्स्ड कैपिटल के बारे में देखा था, नेचर्स ऑफ फिक्स्ड कैपिटल देखा था. ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वर्किंग कैपिटल. देखते हैं क्या है. वर्किंग कैपिटल इज़ द कैपिटल विच इज़ यूज टू कैरी आउट डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी. नॉर्मली वर्किंग कैपिटल एक ऐसा कैपिटल होता है ना जिससे बिजनेस की जो डे टू डे एक्टिविटीज़ होती है, ठीक है, उस एक्टिविटीज़ को फुलफ़िल करने के लिए ये वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट होता है. ठीक है, जैसे हमने फिक्स्ड कैपिटल देखा था, कंपनी को फिक्स्ड कैपिटल चाहिए लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए, लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए. लेकिन ये जो वर्किंग कैपिटल है ये लॉन्ग टर्म यूज़ और लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए नहीं चाहिए, बट शॉर्ट टर्म यूज़ एंड पर्पज़ के लिए चाहिए. ठीक है, सो इसके लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आपको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज़ अ मस्ट. After estimating the fixed capital requirement of the business, it is necessary to estimate the amount of capital that would be needed to ensure the smooth functioning of the business. तो नॉर्मली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में दो तरीके के कैपिटल चाहिए होते हैं, एक होता है फिक्स्ड और दूसरा होता है वर्किंग कैपिटल. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है मैनेजमेंट के लिए कि हमारा फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट कैसे फुलफिल हो, कैसे हमारे पास सोर्स अवेलेबल है और किस मेथड के थ्रू हम लोग कैपिटल रेज कर सकते हैं. ठीक है, सो जब एक बार फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट का सारा फुलफिल हो जाती है, नीड जो भी ऑर्गेनाइजेशन की होती है वो जब नीड फुलफिल हो जाती है, तो कभी भी ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग कैपिटल के बारे में सोचता है और उसके बाद वो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए जो भी नेसेसरी चीज़ें वो फुलफ़िल करके वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी कलेक्ट कर लेता है. तो फिक्स्ड कैपिटल का यूज़ लॉन्ग टर्म इन नेचर है और फिक्स्ड कैपिटल को यूटिलाइजेशन के बाद वर्किंग कैपिटल चाहिए, तभी जाके हम लोग बिजनेस एक्टिविटी को प्रॉपरली और स्मूथली कंडक्ट कर पाएंगे. अ बिजनेस फर्म रिक्वायर फंड्स टू स्टोर एजुकेट रॉ मटेरियल इन द स्टॉक ऑब्वियसली. ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को क्या चाहिए, इनफ फंड चाहिए ताकि वो रॉ मटेरियल को प्रॉपरली स्टॉक कर सके. ठीक है, अपने वेयर हाउस के अंदर. इसके लिए क्या पैसा चाहिए, रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल. अ फर्म वुड नीड अ कैपिटल टू मेंटेन द सफिशिएंट स्टॉक ऑफ फिनिश गुड. फर्म को क्या चाहिए, इनफ अमाउंट चाहिए ताकि वो फिनिश्ड स्टॉक को अपने गोडाउन में मेंटेन कर सके. इन एक्चुअल प्रैक्टिस गुड्स आर सोल्ड आउट इन कैश और ऑन क्रेडिट. तो अगर रियलिटी की बात करें तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नॉर्मली गुड्स को बेचता है कैश एंड क्रेडिट पे. नॉर्मली जो कैश एंड क्रेडिट होता है ना 60-30 का 60-40 का रेशियो होता है. यानी 60% जो है अगर किसी भी चीज़ को मैन्युफैक्चरर होलसेलर को सब बेच रहा है तो वो 60% हार्ड कैश मिलेगा उसको एंड 40% का उसको क्रेडिट देना पड़ता है. क्यों? क्योंकि ये रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस है. अगर आप क्रेडिट पास ऑन नहीं करोगे दूसरे को तो फिर आपका स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस कहीं ना कहीं प्रॉब्लम सिचुएशन क्रिएट कर सकता है. और जो वो क्रेडिट का टाइम ड्यूरेशन होता है, टिल दैट टाइम ड्यूरेशन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन टू मैनेज द बिजनेस एंड बिकॉज ऑफ दैट रीज़न द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज़ अ मस्ट. तो कहीं भी किसी भी सिचुएशन में अगर कंपनी के पास इनफ वर्किंग कैपिटल है देन ओनली ही कैन मेक श्योर कि जो भी एक्टिविटी हो रही है वो स्मूथली एंड प्रॉपरली हम कंडक्ट कर सकते हैं. इन एक्चुअल प्रैक्टिस में गुड्स आर सोल्ड इन कैश और ऑन क्रेडिट. तो 60% कैश 40% क्रेडिट अवेलेबल हो जाता है. गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट डू नॉट फेच कैश इमीडिएटली. जो चीज़ें क्रेडिट पे सोल्ड की है यानी उधार पे सोल्ड की है, आपने 10 दिन 15 दिन या 20 दिन बाद में आपको पैसे मिलने वाले हैं, तो उतने टाइम ड्यूरेशन में आपको बिजनेसमैन को वेट करना ही पड़ेगा. फर्म विल हैव टू अरेंज फॉर फंड्स टिल द अमाउंट इज कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स. तो फंड्स क्या करना है, कंपनी को क्या करना है, फंड्स का अवेलेबिलिटी कराना है, फंड्स को किसी भी तरीके से मैनेज करना है जब तक आपको बचा हुआ पैसा आपके डेटर से आपको नहीं मिल जाता, तब तक आपको ये चीज़ें मैनेज करनी है. कैश इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड टू पे ओवरहेड्स. कैश रिक्वायरमेंट की ओवरहेड्स पे करने के लिए. ओवरहेड्स का मतलब होता है एक्सपेंसेस, जो भी छोटे मोटे एक्सपेंसेस है ना, जैसे लोडिंग चार्जेस, अनलोडिंग चार्जेस, फिर उसके बाद में ट्रैवलिंग कॉस्ट, फिर ऑक्ट्राई ड्यूटी, वैट, एक्साइज, फिर और भी जो दूसरे छोटे मोटे एक्सपेंसेस होते हैं, लेबर चार्जेस वगैरह होते हैं ना, उन सारी चीज़ों को जो पे करना रहता है उनको ओवरहेड्स बोलते हैं. यानी एक्सपेंसेस, स्मॉल एक्सपेंसेस विच द कंपनी विल bear. Since uncertainty is always a feature of a business, some excess
cash should also be maintained to meet up unexpected expenses. नॉर्मली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और ये जो बिज़नेस होता है एक ऐसा वे होता है जहाँ पर अनसर्टेनिटी हमेशा रहती है। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है जो आप चीज़ों ऐसी परिस्थितियाँ हो सकती है बिज़नेस में जो आपने प्रिडिक्ट नहीं की थी या जो आपके हिसाब से आपने सोचा नहीं था, बट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बिज़नेस है, बिज़नेस में कुछ भी हो सकता है, चीज़ें आपके फेवर में भी हो सकती है, चीज़ें आपके अगेंस्ट में भी हो सकती है। सो अनसर्टेनिटी कुड बी देयर इन द बिजनेस। एंड यहाँ पर क्या चाहिए, बिजनेसमैन को हमेशा एक्सेस कैश मेंटेन करके रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर चीज़ें आपके अगेंस्ट चली जाती है तो हो सकता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फंड्स आपको प्रॉब्लम और डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़े। सो इसके लिए कंपनी को हमेशा चाहिए कि एक्सेस कैपिटल अपने हाथ में रखें, ताकि जो अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस होते हैं, अननेसेसरी एक्सपेंसेस जो होते हैं, कभी कभी कंपनी को करना पड़ता है। जैसे हमको ज़्यादा वीकेंड से एडवर्टीजमेंट और प्रमोशंस के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं, R&D के लिए पैसे देने पड़ते हैं, अपनी सेल्स टीम को थोड़ा इनकरेज मोटिवेट करने के लिए इंसेंटिव्स बोनस वगैरह से देना पड़ता है, या फिर कोई अदर काइंड ऑफ एक्सपेंसेस जो कंपनी को हो वो भी पे करना पड़ता है। तो अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस होते हैं और जहाँ पर कंपनी पे करके अपना थोड़ा सा जो लॉस है उसको मिनिमाइज करने का काम करती है। ओवरहेड्स का यहाँ पे देखिए लिखा है, ओवरहेड मीन्स इनडायरेक्ट कॉस्ट और एक्सपेंसेस रिक्वायर्ड टू रन अ बिजनेस, यानी इनडायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है, घुमा फिरा के जो पैसे लग जाते हैं कंपनी के, जिस पे कंपनी का कोई कंट्रोल नहीं है और कंपनी को वो पैसे पे करने ही है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, फीस हो गया, एडवर्टाइजिंग का हो गया, इंश्योरेंस का हो गया, इंटरेस्ट हो गया, लीगल फीस, रेंट, रिपेयर के लिए देना है, टैक्सेस पे करना है, टेलीफोन बिल, ट्रैवल एक्सपेंडिचर। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इनडायरेक्टली आपको पे करना ही करना है। बिजनेस चलाना है तो इन सारी चीज़ों के लिए आपको पे करना है, जिसको हम लोग ओवरहेड्स बोलते हैं। Thus, a firm will have to arrange the capital for the following, ठीक है। बिजनेस को क्या चाहिए, फर्म को क्या चाहिए, कैपिटल अरेंज करना चाहिए फॉलोइंग पर्पसेस के लिए। सबसे पहले फॉर बिल्डिंग ऑफ इन्वेंट्रीज। बिल्डिंग ऑफ इन्वेंट्रीज का मतलब होता है स्टॉक। स्टॉक और इन्वेंट्री वन एंड द सेम। आप लोग आप लोग जब 11th एंड 12th में जब आप बैलेंस शीट फाइनल अकाउंट करते हो तो उसके अंदर आप लोग स्टॉक लिखते हो, लेकिन जब आप ग्रेजुएशन में जाओगे यानी बीकॉम वगैरह में जाओगे और वहाँ पर जब बैलेंस शीट वगैरह बनाओगे तो वहाँ पर स्टॉक नहीं लिखोगे, वहाँ पर इन्वेंट्री लिखोगे। तो इसके लिए आप लोगों के दिमाग में ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, चाहे स्टॉक बोला या इन्वेंट्री बोला, वन एंड द सेम। स्टॉक और इन्वेंट्री एक ही होता है। फिनिश्ड आउटपुट फॉर द दी कंपनी, फिनिश्ड आउटपुट ऑफ अ बिजनेस, ठीक है ना। जो फिनिश्ड आउटपुट होता है बिजनेस का उसको हम लोग स्टॉक बोलते हैं या इन्वेंट्री भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा है फाइनेंसिंग रिसीवेबल्स। फाइनेंसिंग रिसीवेबल्स का मतलब होता है जो चीज़ें आपने उधार पे दे के रखी है वो डेटर से आपको पैसा 30 डेज, 45 डेज और 90 डेज में रिसीवेबल होने वाला है। सो बिल्स पेएबल मतलब आपको पैसे पे करने हैं, बिल्स रिसीवेबल मतलब सामने वाले से पैसे आपको आएंगे। तो यहाँ पे फाइनेंसिंग रिसीवेबल्स तो जब तक पैसे नहीं आ जाते तब तक आपको मैनेज करना उसके लिए चाहिए होता है। फॉर कवरिंग द डे टू डे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और जो छोटे मोटे दिन के जो एक्सपेंसेस है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, इंटरेस्ट और ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर, रिपेयर्स के लिए पे करना, लीगल फीस पे करना, इंश्योरेंस पे करना, रेंट पे करना। तो ये सारी जो छोटी छोटी डे टू डे एक्सपेंसेस होती है, इन सारे एक्सपेंसेस को भी मेट करने के लिए यू नीड टू हैव अ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। द कैपिटल इन्वेस्टेड इन दीज एसेट्स इज रेफर्ड टू एज अ वर्किंग कैपिटल, और जो पैसे बिजनेस इन सारी चीज़ों में लगाती है उसको हम लोग वर्किंग कैपिटल का नाम देते हैं। द कंसेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज व्यूड डिफरेंटली बाय लीडिंग अथॉरिटीज़। ये जो कंसेप्ट है वर्किंग कैपिटल का डिफरेंट अथॉरिटीज़ डिफरेंट तरीके से देखती है। सम अथॉरिटीज़ कंसिडर वर्किंग कैपिटल एज एन इक्विवेलेंट टू एक्सेस ऑफ करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटी। कुछ ऑर्गेनाइजेशन मालूम है क्या करती हैं, अभी देखिए वर्किंग कैपिटल का आपको अकाउंट्स में जब आप वर्किंग कैपिटल फाइंड आउट करना चाहते हो तो कैसे फाइंड आउट करते हो, आपको वर्किंग कैपिटल निकालना है, ठीक है। आपके पास बैलेंस शीट अवेलेबल है, आपको वर्किंग कैपिटल निकालना है। तो आप वर्किंग कैपिटल कहाँ से निकालोगे, आपको ट्रायल बैलेंस में दो चीज़ें दी गिरेंगी, एक दिया रहेगा करंट एसेट और एक दिया रहेगा करंट लायबिलिटी, ठीक है। करंट एसेट और करंट लायबिलिटी, जब आप ये दो चीज़ों को निकालोगे तो आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि करंट एसेट में जो अमाउंट दिया रहता है वो हमेशा ज़्यादा रहता है, और करंट लायबिलिटी का जो अमाउंट रहता है वो हमेशा कम रहता है। फॉर एग्जांपल के तौर में बताता हूँ, वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए आपको ट्रायल बैलेंस से करंट एसेट उठाना पड़ेगा, करंट लायबिलिटी उठाना पड़ेगा।
दूसरी चीज़ ये नोटिस करने की करंट एसेट का अमाउंट ज़्यादा और करंट लायबिलिटी का अमाउंट कम। एग्जाम्पल के तौर पे करंट एसेट होगा 50,000 और करंट लायबिलिटी होगी 30,000। अगर आप 50,000 में 30,000 को माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, इज इक्वल टू 20,000। और ये जो 20,000 है वो कैसा होगा, पॉजिटिव फिगर होगा। यानी वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट में करंट लायबिलिटी को माइनस करो, जो भी आपको अमाउंट मिलेगा वो आपका क्या होगा, वर्किंग कैपिटल। यानी इनडायरेक्टली जो आपका वर्किंग कैपिटल है वो क्या हो गया, करंट एसेट है ना, बराबर। करंट एसेट 50,000, करंट लायबिलिटी 30,000। 50,000 में से 30,000 आपने माइनस किया तो आपको 20,000 मिल गए। और 20,000 क्या है, करंट एसेट ही एक तरीके से है। तो उसी करंट एसेट को कंपनी के जो दूसरे मैनेजर्स या अथॉरिटीज़ होती है वो वर्किंग कैपिटल कंसिडर करते हैं या कोई कोई करंट एसेट ही कंसिडर करते हैं। ये अपनी अपनी माइंडसेट होती है, वो उनका थिंकिंग होता है। आप करंट एसेट को भी वर्किंग कैपिटल बोल सकते हो, लेकिन वो तभी बोलोगे जब आपने उस पर्टिकुलर अमाउंट में, करंट एसेट के पर्टिकुलर अमाउंट में जब आपने करंट लायबिलिटी को माइनस कर दिया हो, तभी आप उसको करंट एसेट या वर्किंग कैपिटल बोल सकते हो। अदरवाइज करंट एसेट इज अ करंट एसेट, यू नीड टू हैव अ स्पेसिफिक अमाउंट, उसके लिए वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे सम अथॉरिटीज कंसिडर द वर्किंग कैपिटल एज इक्विवेलेंट टू एक्सेस ऑफ द करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटी। अभी जस्टिन बर्ग डिफाइन देखो कैसे कर रहे हैं, द एक्सेस ऑफ करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटी। जस्टिन बर्ग का वर्किंग कैपिटल का डेफिनेशन देख रहे हो ना, यहाँ पे क्या बोला, एक्सेस, एक्सेस मतलब ज़्यादा ऑफ व्हाट, करंट एसेट, एक्सेस ऑफ करंट एसेट, यानी एक्सेस ज़्यादा होना चाहिए, करंट एसेट ज़्यादा होना चाहिए किसके ऊपर, ओवर द करंट लायबिलिटी। जो आपका करंट लायबिलिटी है ना उसके ऊपर एक्सेस होना चाहिए क्या, करंट एसेट। तो आपका क्या मिल जाएगा, वर्किंग कैपिटल आपको मिल जाएगा। दिस अप्रोच रेफर टू एज अ नेट वर्किंग कैपिटल। और ये जो अप्रोच है ये क्या है, नेट वर्किंग कैपिटल की कैटेगरी में आ जाता है। चाहे आप करंट एसेट में जब आप करंट लायबिलिटी माइनस करोगे तो वर्किंग कैपिटल मिल जाएगा, और उसको आप लोग नेट वर्किंग कैपिटल भी बोल सकते हो, क्योंकि अब उस जो अमाउंट आपको माइनस करने के बाद जो आपको मिला हुआ है उस अमाउंट के अंदर जो आपको वर्किंग कैपिटल मिला है उस पर्टिकुलर अमाउंट के अंदर अब आपके पास कोई स्कोप नहीं है कि आप किसी दूसरे फिगर को उस वर्किंग कैपिटल से आप माइनस कर लो। इसके लिए उसको आप वर्किंग कैपिटल भी बोल सकते हो या फिर नेट वर्किंग कैपिटल भी आप बोल सकते हो। जस्टिन बर्ग डज नॉट कॉल इट एज अ वर्किंग कैपिटल। जस्टिन बर्ग क्या करते हैं, वर्किंग कैपिटल नहीं बोलते हैं, ही प्रेफर टू कॉल इट एज अ सर्कुलेटिंग कैपिटल। वो उसको वर्किंग कैपिटल नहीं बोलना चाहते, बट उसके जगह पे वो कुछ और बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, सर्कुलेटिंग कैपिटल। सर्कुलेटिंग कैपिटल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो जो अमाउंट आपको अब मिला है करंट एसेट में, जो करंट लायबिलिटी माइनस करने के बाद जो आपको अमाउंट मिला है वो आपके बिजनेस में ही सर्कुलेट होते रहेगा, वो आपके बिजनेस में ही घूमते रहेगा। इसके लिए वो उसको वर्किंग सर्कुलेटिंग कैपिटल बोल रहे हैं। अदर अथॉरिटीज़ व्यू वर्किंग कैपिटल इक्विवेलेंट टू करंट एसेट। और जो दूसरे अथॉरिटीज़ है वो वर्किंग कैपिटल को करंट एसेट ही मानते हैं, क्योंकि आपका जो करंट एसेट है वो ओवर द करंट लायबिलिटी था। ठीक है, ओवर करंट लायबिलिटी था, यानी जो भी पर्टिकुलर अमाउंट अब आपको माइनस करने के बाद मिला है वो आपका वर्किंग कैपिटल ही है, एक तरीके से करंट एसेट ही है। इसके लिए दूसरे जो अथॉरिटीज़ होती है उसको वर्किंग कैपिटल नहीं बोलते, करंट एसेट बोलते हैं। देखिए, आप बोलने के लिए कुछ भी बोलिए, लेकिन एक्चुअल इन रियलिटी जो हम इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो हमारा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से जो हमने अकाउंट्स सीखा है और उसके हिसाब से जो हमने समझा है और जो हमने प्रैक्टिस किया है उसके हिसाब से हम लोग उसको वर्किंग कैपिटल ही बोलेंगे। अथॉरिटीज़ वो अपने हिसाब से जो बोलना चाहे वो बोल सकते हैं। अकॉर्डिंग टू जे.एस. मिल्स, ये देखिए अलग एक थिंकर है, इन्होंने देखिए क्या बोला है, द सम ऑफ करंट एसेट इज़ वर्किंग कैपिटल। सम यानी टोटल ऑफ करंट एसेट, ठीक है, इज़ द वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो ये इनका थिंकिंग है वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड। दिस अप्रोच हैज़ अ ब्रॉडर एप्लीकेशन। ये जो अप्रोच है ना ये थोड़ा वाइडर एप्लीकेशन है। इट टेक्स इनटू कंसिडरेशन ऑल करंट एसेट्स ऑफ द कंपनी। और यहाँ पर जितने भी कंपनी के करंट एसेट्स है वो सारी चीज़ों को कंसिडर करती है ऑफ द कंपनी। द अप्रोच हैज़ अ वाइडर ब्रॉडर एप्लीकेशन। It takes into consideration all the current assets of the company. It refers to as a gross working capital. और यहाँ पर ये क्या है, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्यों, क्योंकि अभी तक आपने इसके अंदर करंट लायबिलिटी माइनस नहीं की है।
यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, द सम ऑफ करंट एसेट इज अ वर्किंग कैपिटल, सम ऑफ टोटल करंट एसेट इज इक्वल टू इज व्हाट, वर्किंग कैपिटल। लेकिन इसके अंदर अभी तक आपने करंट एसेट माइनस नहीं किया, इसके लिए इस पर्टिकुलर अमाउंट को, द सम ऑफ टोटल करंट एसेट को आप वर्किंग कैपिटल बोल रहे हो, लेकिन इनडायरेक्टली वो आपका क्या हो रहा है, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल हो रहा है। और जब आप इस ग्रॉस वर्किंग कैपिटल में करंट एसेट माइनस कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, नेट वर्किंग कैपिटल आपको मिल जाएगा। तो आई होप कि ये कंसेप्ट आपको समझा रहेगा, करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटी। आप लोग ये चीज़ों को है ना, जब आप अकाउंट्स करते हो तो वहाँ पर ये चीज़ों को समझना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। यहाँ पे थियोरेटिकल पार्ट था वर्किंग कैपिटल का, पर वहाँ पर आप प्रैक्टिकल करते हो तो करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल जो है आप अकाउंटिंग के पर्पस के हिसाब से आप वो पर्टिकुलर कैपिटल यूज़ करते हो। सो आज के लिए मैं बस इतना ही करता हूँ। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टार्ट विद अनदर कंसेप्ट। ओके, थैंक यू।